सेशन शुरू करने वाले हैं 11th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम। ये हम ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर को ड्रेनेज सिस्टम के साथ। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं पहले कि ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज है क्या। तो आपने अपनी लाइफ में बच्चों रिवर है, नालाज हैं, ये सब देखे होंगे, है ना। ये चैनल्स हैं जिनके थ्रू वाटर ड्रेन होता है। एक्सेस जहाँ पे भी बारिश वगैरह हो रही है तो जो एक्सेस वाटर यानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है वो इकट्ठा हो जाता है, वो इन चैनल्स के थ्रू बहता है। अगर ये चैनल्स ना हो तो आप देखोगे वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाएगा, यानी वहाँ पर फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अगर हम इन चैनल्स की बात करें, अगर ये चैनल्स टूटे हुए हों, इल डिफाइंड हो या चौक हों, आगे से रास्ता बंद हो, तो ऐसी जगह पे पानी भर जाता है। जैसे अगर आप देखते हो कि घर के बाहर नालियाँ वगैरह जो कि पानी लेके जाती हैं, अगर नाली आगे से बंद हो जाए, है ना, तो देखा होगा वहाँ पे क्या होता है, पानी भर सा जाता है रोड पर। तो यही का कॉन्सेप्ट है बेटा। तो अगर हम बात करें ड्रेनेज होता क्या है, तो बच्चों एक ऐसा वेल डिफाइंड चैनल मतलब एक ऐसा रास्ता जो कि प्रॉपर तरीके से डिफाइंड हो, ठीक है, जिसके द्वारा पानी ड्रेन किया जाता हो या पानी बह के जाता हो, उस चैनल को हम ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके के चैनल्स का जो नेटवर्क बनेगा, ठीक है, जो नेटवर्क बनेगा, ये नेटवर्क मिला के कहलाता है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम का जो पैटर्न होते हैं, यानी जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, किस तरीके से पानी बहेगा, उसकी जो देखने में जो उसका पैटर्न है, वो कई चीज़ों का आउटकम होता है। कई चीज़ें मतलब जैसे जोग्राफिकल टाइम पीरियड हो गया कि वहाँ उस ज़मीन का जोग्राफिकल टाइम पीरियड कितना है, नेचर कैसा है, वहाँ पर किस तरीके की रॉक्स हैं, वहाँ की टोपोग्राफी किस तरीके की है, स्लोप किस तरफ को है ना, या कितना स्लोप है, कितना ज़्यादा पानी बह रहा है और किस पीरियड में बह रहा है, यानी उसकी पीरियोडिसिटी कितनी है। इस बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इस चैप्टर में बेसिकली अगर हम ड्रेनेज पैटर्न्स पर जाएँ तो ड्रेनेज पैटर्न्स की बात करते हैं तो 4 तरीके के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, है ना, जिनको अब हम देखते हैं 4। हाँ बच्चों, तो डेंड्रिटिक पैटर्न अगर हम बात करें तो कैसा होता है बच्चों, पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, पेड़ की ब्रांचेस, शाखाएं, उसके आकार का होता है। देखो कैसे, ये मेन रिवर जा रही है, ये मेन रिवर फ्लो कर रही है, इसमें यहाँ से ट्रिब्यूटरी आके जुड़ गई, यहाँ से ट्रिब्यूटरी आके जुड़ गई, यहाँ से ट्रिब्यूटरी आके जुड़ गई, तो इस तरीके से ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ती जाती हैं। ठीक है, मेन रिवर में। तो अगर आप देखोगे ऐसे तो आपको कैसा दिख रहा है देखने में, पेड़ की ब्रांच दिख रही है, नहीं दिख रही है ये पूरी, है ना। तो इस तरीके के पैटर्न को हम डेंड्रिटिक पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम बात करते हैं सेकंड पैटर्न की। तो सेकंड पैटर्न हमारा कैसा होता है, उस सेकंड पैटर्न की हम बात करते हैं तो उसको नाम देता हूं मैं ट्रेलिस। ठीक है, ट्रेलिस पैटर्न की बात करते हैं, या जिसको हम रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो जब जहाँ से नदी ऑरिजिनेट होती है तो वहाँ पर 2 ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल बहती हैं। मेन हेड स्ट्रीम्स कह सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं, और एक हेड स्ट्रीम दूसरी हेड स्ट्रीम में 90 डिग्री के एंगल पर आकर जुड़ती है। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न को ट्रेलिस पैटर्न या हम कहें रेक्टेंगुलर पैटर्न के नाम से जाना जाता है। थर्ड पैटर्न की बात करते हैं बच्चों, तो थर्ड पैटर्न का नाम मैं दूंगा रेडियल। जो थर्ड पैटर्न होता है वो उसको हम समझेंगे रेडियल पैटर्न के नाम से। रेडियल पैटर्न कैसा होता है, तो रेडियल को समझते हैं। देखो ये माउंटेन की पीक है, यहाँ पर मान के चलो ये बादल है, बादल ने बारिश कर दी। ठीक है, बारिश कर दी, तो ये पानी किधर बहेगा, इस तरफ भी बहेगा, इस तरफ भी बहेगा, इस तरफ भी बहेगा, और उस पीछे की तरफ को भी बहेगा। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें ये माउंटेन की पीक से पानी का अलग अलग डायरेक्शन में बहना, इस तरीके का जो पैटर्न होता है वो रेडियल पैटर्न कहलाता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारी अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक की जो हिल है वहाँ पर बात करें तो अमरकंटक से 3 रिवर्स निकलती हैं। तो एक होती है सोन जो कि ऊपर की तरफ जाती है, इसके बाद एक होती है नर्मदा जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, जो कि वेस्ट की तरफ बहने वाली इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, और एक रिवर ईस्ट की तरफ जाती है जिसका नाम है महानदी, जिस पर बच्चों हमारा सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम, ठीक है, वो इसी पर है, महानदी पर।
तो ये महानदी जाती है। तो ये हमारा रेडियल पैटर्न का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं फोर्थ की, तो वो है कोसेंट्रिक, यानी सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ आना। नदी इधर से आ रही है, एक वाटर चैनल इधर से आ रहा है, 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 और बीच में गड्ढा है, ठीक है, एक पेट है, एक गड्ढा है बड़ा सा, जिसमें ये पानी इकट्ठा होता जा रहा है इन चैनल्स का, ठीक है। तो एक सेंटर की तरफ पानी फ्लो कर रहा है, तो इस तरीके के पैटर्न को हम कोसेंट्रिक पैटर्न कहते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए, तो ये तो हमारे हो गए बेटा ये सेंट्रीपिटल, ठीक है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल भी कहलाता है, सेंट्रीपिटल के नाम से जानते हैं। इसमें अलग अलग डायरेक्शन से लेक या डिप्रेशन में पानी आके इकट्ठा होता है। अगर हम बात करें तो हमारे देश की, इंडिया की बात करते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान से कुछ चीज़ें समझना। हमारे देश में रिवर दो तरीके की हैं पानी के बहने के बेसिस पर देखा जाए तो पेरेनियल और दूसरी है हमारी, अगर हम पेरेनियल की बात करते हैं तो एफिमेरल, ठीक है। तो एफिमेरल EPHEMERAL, एफिमेरल। देखो ऐसी रिवर जो पूरे साल बहती हैं, यानी पूरे साल इनमें पानी रहता है, सूखती नहीं है पूरी तरीके से कभी भी, ऐसी रिवर को पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। जबकि ऐसी रिवर जो कि एक सीज़न में, जब बारिश का टाइम होगा तब तो इनमें पानी होगा, लेकिन सीज़न ख़त्म होने के बाद ये सूख जाती हैं पूरी तरीके से, तो ऐसी रिवर्स को हम एफिमेरल रिवर्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर, तो जो रिवर्स है, रिवर के बहने की डायरेक्शन कैसे होती है, तो बच्चों डायरेक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो उसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है इस तरीके की, इस पे मैं यहाँ पे पानी डाल दूँ, मान के चलो ये पानी डाल दिया। अगर मैं टेबल को इधर की तरफ से उठा दूँ, इधर की तरफ से उठा दूँ मान के चलो, और इधर की तरफ से नीचे रह जाए, तो क्या होगा, पानी इस तरफ को फ्लो कर जाएगा। अगर मैं इधर की तरफ से ऊपर को उठा दूँ, अगर मैं इस तरफ से ऊपर को उठा दूँ तो पानी इस तरफ को फ्लो कर जाएगा। यानी जिस तरफ हमारी लैंड का स्लोप होता है, हमारी रिवर के या हमारे वाटर के फ्लो होने की डायरेक्शन उसी तरफ होती है, ठीक है। अगर हम इस बात करें हमारी इंडिया की जो रिवर्स हैं, बेसिकली वो अपने वाटर को दो तरफ ड्रेन करती हैं, एक है हमारा बे ऑफ बंगाल और दूसरा है हमारा अरेबियन सी, ठीक है। जितनी भी रिवर जो ईस्ट की तरफ जाती हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, जो वेस्ट की तरफ जाती हैं वो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बच्चों ये वाली जो इस तरफ को जितनी भी रिवर्स आ रही हैं वो सारी बे ऑफ बंगाल में जाने वाली रिवर्स हैं, जबकि इस तरफ आने वाली जो रिवर्स हैं ये अरेबियन सी में पानी को ड्रेन करने वाली रिवर्स हैं। इनको हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले एक छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जान लेते हैं अच्छे से। जैसे अगर हम बात करें बच्चों तो कैचमेंट एरिया क्या होता है, हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं। कैचमेंट एरिया क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर शेड क्या होता है, ठीक है। वाटर शेड की बात करेंगे अभी हम, वाटर शेड क्या होता है। इसके बाद रिवर बेसिन क्या होता है, और वाटर शेड और कैचमेंट एरिया में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन से समझाता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ डायग्राम पर कि क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैचमेंट एरिया की, तो जो रिवर है वो ड्रेन करने के लिए वाटर जिस स्पेसिफिक एरिया से कलेक्ट करती है, यानी कैच करती है, उस एरिया को हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, ठीक है। और पूरा एरिया जो कि एक नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज सबके द्वारा ड्रेन किया जाता है, जहाँ से पानी को बहा के ले जाया जाता है, उस पूरे एरिया को हम रिवर बेसिन कहते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ किसी एक रिवर की, तो मैं बात करता हूँ गंगा रिवर की। देखो ज़रा ध्यान से देखते हैं गंगा रिवर की। तो गंगा रिवर के लिए जो कैचमेंट एरिया है वो ये वाला कैचमेंट एरिया, जहाँ से वाटर कलेक्ट कर रही है, ये रीजन सारा, ठीक है, जहाँ से वाटर इसका कलेक्ट होता जा रहा है, ये इसका कैचमेंट एरिया है। जबकि ये वाला पूरा रीजन जहाँ से पानी को बहा के ले जा रही है, ये पूरा इसका बेसिन कहलाएगा, रिवर बेसिन कहलाएगा या ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा, क्योंकि नदी के नाम पर ही उसका बेसिन का नाम पड़ जाता है। तो ये गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन है ना, तो इस तरीके से नाम पड़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर शेड की। तो वाटर शेड क्या होता है, तो वाटर शेड को दो तरीके से समझते हैं। पहले डेफिनेशन के बेसिस पर, एक ऐसी जगह, ठीक है, एक ऐसा एरिया जो कि दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करता हो। यानी मान के चलो ये ज़मीन है, इसके इस तरफ एक अलग रिवर का बेसिन है, इसके इस तरफ एक अलग रिवर का बेसिन है, तो ये वाला रीजन कहलाता है हमारा वाटर शेड,
ठीक है। और दूसरे तरीके से समझते हैं क्या होता है बेटा, एक ऐसी जगह जहाँ से छोटी छोटी नालियाँ शुरू होती हैं, जहाँ से छोटी छोटी रिल्स, ठीक है, रिल्स या रेवलेट्स, छोटी छोटी नहरें, छोटी छोटी नालियाँ शुरू होती हैं, उस रीज़न को हम वाटर शेड के नाम से जानते हैं। इसको अभी और ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे अभी हम डायग्राम के बेसिस पर। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, वो है हमारा रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन क्या होता है बेटा, अभी अभी समझाया, जो बड़ी बड़ी नदियों का जो कैचमेंट एरिया होता है उसे हम रिवर बेसिन कहते हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ होनी चाहिए, उनका जो कैचमेंट एरिया होगा, जो कैचमेंट्स होंगे, है ना, जहाँ से वो पानी को ले रही होगी, वो पूरा एरिया उसका रिवर बेसिन कहलाएगा। रिवर बेसिन और वाटर शेड में क्या डिफरेंस है, वाटर शेड से छोटी छोटी रिवलेट्स निकलती हैं, रिल्स निकलती हैं, जबकि कैचमेंट से या रिवर बेसिन से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड में जाकर, ठीक है, कि इसको थोड़ा सा और ब्रॉड में समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखो ज़रा यहाँ पर देखते हैं। हाँ जी भैया, आप लोगों को टीचर कहने की ज़्यादा बेटर भैया जी ध्यान रखिएगा कि भैया जी के नाम से आप लोग भैया जी, ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो भैया भाई इसके नाम से, ठीक है, ख़ासतौर पे यूट्यूब कम्युनिटी। चलिए वापस देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर शेड क्या है। ठीक है, तो वाटर शेड को इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखो ये वाला हो गया पहाड़ के टॉप वाला रीजन, यानी ऊंची वाली जगह। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये हो गई ऊंची वाली जगह, है ना, जो जिसका स्लोप जहाँ से ऊंचाई मतलब पहाड़ के ऊपर की तरफ वाला रीजन। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन चाहे वो उसके फॉर्म में हो स्नोफॉल के, चाहे रेनफॉल के रूप में हो, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो ये पानी इस रीजन पे गिरा, इसके बाद क्या होगा, ये पानी या तो इस तरफ बह जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा पानी इस तरफ बहने लगेगा, समझना, ठीक है। इस वाटर शेड पे पानी की बारिश हुई या स्नोफॉल हुआ, इस स्नोफॉल या वाटर शेड या मैं टर्म बोलूँगा कंबाइंड टर्म, प्रेसिपिटेशन की वजह से कुछ पानी इस तरफ बहा और कुछ पानी उस तरफ बहा। इधर के पानी ने इधर का रिवर बेसिन बनाया, उधर के पानी ने उधर का रिवर बेसिन बनाया। तो इस एरिया ने इन दोनों रिवर बेसिन को अलग अलग कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं वाटर शेड। ठीक है, पहला जो हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी वाटर शेड की, वो ये थी। दूसरी थ्योरी पढ़ते हैं। देखो ज़रा बच्चों ध्यान से देखना, ये जो वाटर शेड वाला रीज़न है जिसको लाइन करा गया है, यहाँ से क्या कोई मेन नदी निकली है? नहीं, यहाँ से पानी नालियों के रूप में बह रहा है। ये बह रहा है थोड़ा थोड़ा, चाहे इन्फिल्ट्रेशन के रूप में ज़मीन के अंदर जा रहा हो पानी, इधर भी इस तरफ भी छोटी छोटी नालियों के रूप में बह रहा है। तो ऐसा रीज़न जहाँ से रिल्स या रेवुलेट्स निकलती हैं, उस रीज़न को हम वाटर शेड बोलते हैं। अब समझते हैं कैचमेंट एरिया की बात करते हैं। तो कैचमेंट एरिया को बच्चों, कैचमेंट एरिया के लिए समझना ज़रा, मैं मान के चलो इस पॉइंट की बात करता हूँ। इस पॉइंट के लिए कैचमेंट एरिया क्या होगा? तो ये पॉइंट कहाँ से पानी कलेक्ट कर रहा है? देखो ये यहाँ से पानी कलेक्ट कर रहा है, ये यहाँ से पानी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा रीजन इसका ये कहलाएगा इसका कैचमेंट एरिया। ये पूरा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक पानी कलेक्ट कर रहा है? यहाँ से पानी कलेक्ट कर रहा है, यहाँ से पानी कलेक्ट कर रहा है। तो ये पूरा रीजन इसका, ये पूरा रीजन कहलाएगा इसका कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया क्या होता है बेटा? कैचमेंट बहुत बड़ा रीजन होता है जहाँ से बड़ी रिवर्स निकलती है, जबकि वाटरशेड कंपैरेटिवली वो एरिया होता है जहाँ से छोटी छोटी रिल्स या राइवलेट्स निकलती हैं, वो वाटरशेड होता है, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी इस तरीके से। चलिए इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया पे जो रिवर्स को अगर हम देखें तो रिवर्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है ना। अगर हम रिवर्स की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया। जैसे अगर हम बात करें उनके ओरिएंटेशन यानी डिस्चार्ज के बेसिस पे कि वो वाटर को कहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज ऑफ वाटर को लेकर मैंने अभी आपको समझाया। अगर वो वेस्ट की तरफ जा रही हैं तो अरेबियन सी ड्रेनेज रिवर्स कहलाएंगी, ईस्ट की तरफ जा रही हैं तो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज रिवर्स कहलाएंगी, ठीक है। अगर एक चीज़ देखिएगा बच्चों मैप में ज़रा ध्यान से, आप सबको कुछ दिखाई देगा। आप लोग देखो इंडिया के बीच में एक आपको डार्क ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग देख सको। ये लाइन बच्चों, ये देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है जो दिल्ली के पास से होती जाइए, ये दिल्ली रेंज हो गई, यहाँ पर अरावली हो गया, यहाँ पर विंध्या सतपुड़ा रेंज हो गई, है ना। तो ये जो रीज़न है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये क्या कर रही है ज़रा देखो बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना।
इस ब्लैक लाइन के इस तरफ जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी रिवर्स अपना वाटर कहाँ गिरा रही हैं आकर, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। जबकि इस लाइन के वेस्ट की तरफ, यानी अगर हम देखें लेफ्ट हैंड की तरफ जितनी भी रिवर्स हैं वो वाटर कहाँ गिरा रही हैं, अरेबियन सी में आकर। तो ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी, ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों वाटर डिवाइड, ठीक है। यानी एक ऐसा रीजन जो वाटर को दो अलग अलग सिस्टम्स में डिवाइड कर दे। ये हमारा ऐसा हो गया जो ईस्ट की तरफ आके गिरेगा, ये हो गया हमारा जो वेस्ट की तरफ आके गिरेगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये पूरा रीजन कहलाएगा हमारा वाटर डिवाइड, ठीक है। तो ये पूरा रीज़न हमारा वाटर डिवाइड हो गया। इस बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे 77% रिवर्स ऐसी हैं जो कि अरेबियन सी में जाके अपना पानी गिराती हैं, सॉरी वेस्ट ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जाके गिराती हैं। जबकि सिर्फ 23% रिवर्स ऐसी हैं जो कि अपना वाटर अरेबियन सी में जाके गिराती हैं, जिसमें हमारी नर्मदा जो कि वेस्ट की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी रिवर हो गई, तापी वेस्ट की तरफ बहने वाली सेकंड सबसे बड़ी रिवर हो गई, पेरियार या माही रिवर्स हो गई, ये इस तरफ जाती हैं। दूसरा जो अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं बच्चों तो ड्रेनेज बेसिन के बेसिस पर, यानी किस नदी का ड्रेनेज बेसिन कितना बड़ा है, इस बेसिस पे देखो तो 3 पार्ट में बांटा गया। एक हो गया मेजर रिवर बेसिन, यानी ऐसा पार्ट, ऐसी रिवर्स जिनका रिवर बेसिन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का है कैचमेंट एरिया, वो आती हैं। इसमें बेसिकली हमारी 14 ड्रेनेज रिवर्स आती हैं, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक, इस तरीके की बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जिनका कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं तो सेकंड क्लासिफिकेशन में मीडियम रिवर बेसिन वाली रिवर्स आती हैं जिनका रिवर बेसिन सिर्फ 2,000 से 20,000 का है, ठीक है। 2 से 20,000 के बीच में आती हैं, यानी मीडियम साइज़ वाली रिवर्स हो गई। इसमें हमारी देश की 44 रिवर्स आती हैं, कालिंदी, पेरियार, मेघना वगैरह इसका एग्जाम्पल है। फिर तीसरी कैटेगरी होती है बच्चों माइनर रिवर बेसिन। माइनर मतलब छोटा, है ना, यानी ऐसी रिवर जिनका बेसिन छोटा है, कैचमेंट एरिया 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से छोटा है, ऐसी रिवर्स को हम बोलते हैं माइनर रिवर बेसिन, है ना, छोटी छोटी रिवर। इसमें आपको पता करके बताना है एटलीस्ट मुझे 2 रिवर्स के नेम जिनका कैचमेंट एरिया 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सोर्स 3.1 फिगर को हम देखते हैं तो अगर हम देखें बच्चों, कई रिवर्स ऐसी हैं जिनके सोर्सेज यानी जहाँ से वो पानी कलेक्ट करती हैं वो हिमालय है, और वो अपने वाटर को या तो बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं या अरेबियन सी में गिराती हैं, यानी निकल तो हिमालय रीजन से रही हैं, या तो बे ऑफ बंगाल में जाएंगी या अरेबियन सी की तरफ जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलने वाली रिवर्स जो कि खास तौर पे वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। देखो ज़रा बच्चों, ज़रा इस वाली बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ज़रा देखिए, हमारे यहाँ पर जो मानसून विंड्स आती हैं बच्चों वो साउथ वेस्ट से आती हैं, यानी इस तरफ से आती हैं। तो यहाँ से जब वो आती हैं तो हमारे ये जो वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट पे टकरा जाती हैं जिसकी हाइट कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो यहाँ पे बारिश करती है, यहाँ पे बारिश करती हैं। इसका जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है। देखो बच्चों, मैंने बताया था ना टेबल का स्लोप जिस तरफ होगा वाटर उस तरफ जाएगा, तो इसका स्लोप ईस्ट की तरफ है। तो इस पे से जितना पानी बहता है वो ईस्ट की तरफ बहता है। तो वेस्टर्न घाट से ज़्यादातर रिवर ऑरिजिनेट करती हैं पेनिनसुलर रीजन में, और वो किस तरफ बहती हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। वो वहाँ पे जाकर अपने वाटर को रिलीज़ करती हैं, जिसमें 2 एक्सेप्शनल नदियाँ हो गई बेटा हमारी, एक हो गई नर्मदा और एक हो गई तापी। दोनों की दोनों रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियाँ हैं, रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियाँ, ठीक है। तो रिफ्ट वैली में बहती हैं, वाटर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेफ्ट की तरफ बहती हैं, डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती, एस्चुरीज बनाती हैं, सब कुछ हम देखेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। सब कुछ के बारे में जानेंगे अभी हम। तो इस तरीके से बच्चों हमें उन रिवर्स के नाम बताने हैं कुछ के जो कि कोंकण कोस्ट कौन सा है, ऐसा कोस्ट जो गोवा रीजन में है, ठीक है। गोवा में जो समुद्री किनारा है उसको कोंकण के नाम से जानते हैं। और मालाबार कोस्ट कौन सा है, तो बेटा कर्नाटक, केरला, है ना, और नीचे का जो साउदर्न पार्ट का तमिलनाडु वाला रीजन है, तमिलनाडु को ना भी लें तो केरला और कर्नाटक बेसिकली मेनली देखें तो वो वाला कोस्ट हमारा मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस रीजन से कई नदियाँ निकलती हैं जो कि आगे जाके गिरती हैं, है ना, ऑरिजिनेट होने वाली हैं, उनके नेम हमें बताने हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें उनके ओरिजिन के बेसिस पर, मोड ऑफ ओरिजिन कैसा है, नेचर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, इस बेसिस पे इंडियन रिवर्स को मेनली 2 पार्ट में बांटा गया।
ऐसी रिवर्स जो पहली जो हिमालय से ऑरिजिनेट होती हैं, दूसरी जो पेनिनसुला में ऑरिजिनेट होती हैं, यानी हिमालय से ऑरिजिनेट होने वाली रिवर और दूसरी पेनिनसुला से ऑरिजिनेट होने वाली रिवर। लेकिन इसके बावजूद इसमें इस सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ नदियाँ हैं जैसे चंबल हो गई, बेतवा, सोन हो गई, इनका ओरिजिन, इनकी एज बाकी नदियों के कंपेरेटिवली जो हिमालय से ऑरिजिनेट हो रही हैं उनसे ज़्यादा पुराना है। तो इसे कैसे इसमें क्लासीफाई किया जाए, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड बेसिस है क्लासिफिकेशन का, जिसको इस बुक में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई दे दूँगा।